तो भाई लोगों, विराट और रोहित का फेयरवेल टूर स्टार्ट हो चुका है जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाके खत्म होगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत की ओडीआई और टी20 स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है। इसके बाद कोच गौतम गंभीर और सिलेक्टर अजीत आगरकर ने सोचा होगा कि स्क्वाड अनाउंस करते ही हमें तालियां ही तालियां मिलेंगी, लेकिन उन्हें मिल रही हैं तो सिर्फ गालियां ही गालियां। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब बच्चे की जिद पूरी ना करने के लिए उसे लॉलीपॉप थमाया जाता है, उसी तरह रोहित और विराट को बीसीसीआई ने लॉलीपॉप थमा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अजीत आगरकर से रोगो के 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूछा गया तो अजीत आगरकर ने ये कहा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तुम लोग शौक मत होना अगर इस सीरीज के बाद जब तुम सोशल मीडिया चला रहे हो और अचानक से तुम्हारे सामने विराट और रोहित के रिटायरमेंट की पोस्ट आ जाए। अब लग रहा है कि काश उस दिन पैट कमिंस वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हार गया होता और आईपीएल 2024 का फाइनल जीत गया होता, तो शायद हमें द्रविड़ रोहित की जोड़ी देखने को मिलती रहती या फिर रोहित के साथ कोई दूसरा कोच होता। लेकिन आज जो डिसरिस्पेक्ट रोको की हो रही है ना, वो शायद ना होती। इवन रोहित भाई ने तो अपने फिटनेस पे भी ध्यान दिया और 10-11 किलो वेट कम भी किया। अब इंसान अपने फिटनेस पे तभी ध्यान देता है जब या तो उसका दिल टूट चुका हो या फिर वो किसी को शिद्दत से पाना चाहता हो। यहाँ तो रोहित भाई के साथ दोनों ही चीजें हो चुकी हैं। वर्ल्ड कप दिखता है, वो जो 3 जो छोटे छोटे पिलर बने हैं उसके ऊपर वर्ल्ड का वो बना हुआ है, तो वो दिखता है मुझे। और यहाँ सिर्फ बात रोहित और विराट की नहीं है, बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स हैं जिनका ओडीआई करियर अब नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो जडेजा ही क्यों ना हो। जडेजा को ना सेलेक्ट करने पर अजीत आगरकर ने कहा कि जडेजा हमारे लिए वर्ल्ड कप 2027 की स्कीम ऑफ थिंग्स में है। अगर ऐसी बात है तो मुझे समझ नहीं आ रहा जडेजा को क्यों नहीं खिलाया गया। वर्कलोड मैनेजमेंट की तो कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि जडेजा ने आखिरी बार इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेला था और अब जडेजा वेस्टइंडीज के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेल रहा है, जो कि 2 टेस्ट मैच है। एक टेस्ट मैच 2.5 दिन में खत्म हो चुका है और दूसरा भी इतने ही दिन में खत्म हो जाएगा। तो वर्कलोड मैनेजमेंट की तो कोई बात ही नहीं आती। साफ नजर आ रहा है कि बोलने के लिए ही जडेजा इनकी स्कीम में है, बाकी इनकी स्कीम तो लक्ष्मी चीट फंड से भी कम नहीं है। तेरी जुदाई का गम मैं सह लूंगा बानिया, सह लूंगा। जा दूसरी ओर शमी को भी ओडीआई में सिलेक्ट नहीं किया गया है। इससे साफ पता चल रहा है कि सिलेक्टर्स ने शमी को तीनों फॉर्मेट से गुड बाय बोल दिया है और एक न एक फास्ट बॉलर का गुड बाय तो आना ही था, क्योंकि इनके पास अब एक ऐसा प्लेयर आ चुका है जो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है और वो है हर्षित राणा। प्लेयर्स की सिलेक्शन होती है परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अब हर्षित राणा की बॉलिंग में तो कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, तो भाई कौन सी परफॉर्मेंस दे रहा है। सच में यार, बाकी प्लेयर्स टेंशन में होते होंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, पर हर्षित राणा हर सिलेक्शन के टाइम वहीं संजू सैमसन के सिलेक्शन को लेकर अजीत आगरकर ने कहा कि हमें मिडिल ऑर्डर का बैटर चाहिए, लेकिन संजू टॉप ऑर्डर का बैटर है, इसीलिए उसे सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। हाँ, वो बात अलग है जब संजू टी20 में टॉप ऑर्डर में अच्छा कर रहा था, लेकिन इस अजीत आगरकर ने उसे मिडिल ऑर्डर में खिसकाने पर मजबूर कर दिया। मुझे तो बस अजीत आगरकर को यही बोलना है, किसी एक का तो हो। वैसे संजू ने लास्ट टाइम ओडीआई में साउथ अफ्रीका में जाके सेंचुरी लगाई थी और सीरीज जिताई थी। उसके बाद संजू को ओडीआई में नहीं लिया गया। अब समझ नहीं आ रहा है ये भाई कौन सी परफॉर्मेंस देख के सिलेक्शन कर रहे हैं। बताओ यार हर्षित राणा, अंतरिक्ष में एलियन है या नहीं, या फिर एरिया 51 में क्या हो रहा है, ये मिस्ट्री होती होगी आपके लिए। हमारे लिए तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि हर्षित राणा के फोन में ऐसा क्या है, मैं नहीं बताऊंगा। वही जायसवाल, जिसका टी20 करियर यूं ही खराब किया जा रहा है। अगर जायसवाल को टी20 में ओपनिंग में डाला होता और संजू को मिडिल ऑर्डर में डाला होता तो लोग एक्सेप्ट कर लेते, पर इन्होंने गिल को टॉप ऑर्डर में डाल के संजू की ही पोजीशन खराब नहीं करी। इससे भाई रिंकू को टीम में आने का भी चांस नहीं मिल पा रहा। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इवन एशिया कप में भी शुभमन गिल ने कुछ खास नहीं किया और इस पे कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो इससे साफ नजर आता है कि भाई शुभमन गिल तो 2026 का टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा ही खेलेगा। अरे साला, अलगे फ्रॉड चल रहा है। वैसे सूर्या भाऊ के लिए भी एक छोटा सा मैसेज है कि टेंशन लेना चालू कर दो, क्योंकि अगला नंबर आप ही का है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वही अब बात करें श्रेयस अय्यर की, जो कि रोहित शर्मा के बाद ओडीआई कैप्टनसी डिजर्व करता था, लेकिन भाई को वाइस कैप्टन बना दिया। और ये भी कोई प्रूफ नहीं है कि वाइस कैप्टन आगे चल के कैप्टन बन पाएगा, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है जब रोहित भाई कैप्टन थे टी20 के तो हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन था, उसकी वाइस कैप्टनसी चली गई। उसके बाद वर्ल्ड कप में रोहित भाई कैप्टन थे तो वाइस कैप्टन अक्षर पटेल था, उसकी भी वाइस कैप्टनसी चली गई। और ये सब भी छोड़ो, अपना कैप्टन यंग है और वाइस कैप्टन उससे थोड़ा बड़ा है, तो फ्यूचर में जाके वाइस कैप्टन कैसे बन पाएगा। यहाँ भी भाई सिलेक्टर्स दिमाग से खेल गए। मगर क्यों? सच में यार, लगा था कि जीजी भाई आए हैं तो पॉलिटिक्स छोड़ के, पर अब लग रहा है कि पॉलिटिक्स ने उन्हें नहीं छोड़ा।
ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई बीसीसीआई में पॉलिटिक्स भी है, फेवरेटिज्म भी है और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। फिर भी इंडियन टीम जीत पाती है क्योंकि हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर्स भरे पड़े हैं। अगर वो टैलेंटेड प्लेयर्स ना हो तो हमारा हाल भी पाकिस्तान टीम की तरह ही होता और ये फेवरेटिज्म, ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी। लेकिन हाँ, फिर भी हम जीतते रहेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स है। इवन हम अपनी 3 टीम भी बना दे तो हम पूरे वर्ल्ड की टीमों को टक्कर दे सकते हैं। खैर यार, आपकी क्या राय है इस ओडीआई और T20I की सिलेक्शन स्क्वाड को लेकर? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना।